उसको इजीली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा, बिफोर मूविंग फॉर्मली टू द सेशन, आई वुड जस्ट like to describe a recent incident जो कि मेरे साथ हुआ just a few days ago, just for your motivation। क्योंकि इंसान के पास ना जब किसी चीज की मोटिवेशन आ जाती है ना, तो फिर उसका वो काम करने का दिल भी करता है ना। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा अपना एक वाकया कह लें, इंसिडेंट कह लें, वो शेयर करूंगा बिफोर मूविंग फॉर्मली टू द स्लाइड्स। अच्छा, 2 से 3 दिन पहले की बात है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और मैं पहली दफ़ा यहाँ पर ना फ्रांस में मैं किसी डॉक्टर के पास गया। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पर यूरोप में या फ्रांस में किसी डॉक्टर को विजिट करने का, और आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर। अब वहाँ पर जब मैं यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर में गया, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो मेरे लिए बड़ी अजीब थी, स्ट्रेंज थी, तो वो मैं शेयर करूँगा। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जब हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, और स्पेशली अगर आप इस तरह के यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के पास चले जाएँ या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ, तो डॉक्टर आपको बिल्कुल भी उस तरह से अटेंशन अक्सर जगह पे, ज़्यादा मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन मोस्टली आपको यही केसेस सुनने को मिलते हैं कि इतने ज़्यादा आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और आपको बड़ा भाग-दौड़ के ना अपना वो चेकअप कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर फ्रांस में बिल्कुल मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली। मैं सिंपली, जैसे हर यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान में आपने देखा होगा ना कि यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं इस तरह से डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, और मोस्टली वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ भी यूनिवर्सिटी के जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर या तो कोई मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं होती, या डॉक्टर सही अवेलेबल नहीं होता, या टाइमिंग का मसला होता है। बट यहाँ पर जब मैं गया था उस डॉक्टर के पास, तो हुआ ये कि मुझे क्योंकि अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए थी। यहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि आप पहले अपॉइंटमेंट लेते हो, और अच्छा आकिब, मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की है, मैं अभी स्लाइड्स पे मूव नहीं किया, चले मैं मूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बिफोर मूविंग टू द स्लाइड्स, जो मैं चीज़ शेयर करना चाह रहा था आपसे, कि मैं जब अपॉइंटमेंट नहीं थी मेरे पास, लेकिन मेरी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने वहाँ पर जाके रिक्वेस्ट की कि मुझे अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, और उन्होंने जस्ट 1 आवर के डिले से मुझे अपॉइंटमेंट दे दी। और मैं वहाँ पर बैठ के वेट कर रहा था, 2 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी। अब 2 बजे, और उसके बाद यहाँ पर मुझे जो चीज़ देखने को मिली वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि द डॉक्टर जो थी, ठीक है, शी वाज़ अ लेडी डॉक्टर, और वो खुद अपने कमरे से बाहर आती है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वहाँ पर जितने भी मेरे साथ और पेशेंट्स वेट कर रहे थे बाहर, डॉक्टर उनके पास आता है, ठीक है, उनको ग्रीट करता है और उनको खुद साथ लेकर अपने रूम में जाता है, चेकअप करता है, एंड आफ्टर द चेकअप, जब आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो सजेस्ट कर देता है, अपनी जो सजेशंस है वो दे देता है। आफ्टर दैट द डॉक्टर जो है वो इटसेल्फ, ठीक है, हरसेल्फ सॉरी, ओपन्स द डोर फॉर यू टू लीव। तो वो आपको सी ऑफ भी करता है। तो ये चीज़ बज़ाहिर सुनने में एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये चीज ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर एक कॉमन जो बंदा है, एक कॉमन आदमी है, ठीक है, उसकी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि अगर वो एक हॉस्पिटल में, सॉरी हॉस्पिटल में भी नहीं मैं गया, मैं एक सिंपली यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर में गया हूँ, और वहां पर उसको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है कि पहले डॉक्टर खुद बाहर आके उसको लेके जाता है अपने रूम तक, उसके लिए डोर ओपन करता है, एंड देन उसको प्रॉपरली सी ऑफ भी करता है। ठीक है, तो दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। और मैं और भी काफ़ी सारी, आप जिस जगह जाते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो ये चीज़ मुझे फ्रांस में देखने को मिली। इसके अलावा एक और चीज़ जिसने मुझे शायद इम्प्रेस किया था यहाँ पर जब मैं न्यू न्यू आया था, दैट वाज कि यहाँ पर बाकी जो ज़्यादा बिजी रोड्स हैं वहाँ पर तो सिग्नल्स लगे हुए हैं कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं कुछ सेकंड्स के लिए वो गुजरेंगे, एंड देन व्हीकल्स, एंड सिमिलरली इस तरह चलता रहता है। बट कुछ ऐसी जगह जहाँ पर इस तरह के इशारे वगैरह या सिग्नल्स वगैरह नहीं लगे हुए, वहां पर क्या होता है कि एज अ रूल या एज पर लॉ, पेडेस्ट्रियंस राइट जो है वो फर्स्ट है। मतलब कि ये हमारे लिए बड़ा अजीब होता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, अब हमें तो आदत पड़ी होती है ना कि गाड़ी पहले गुजर जाए और फिर हम लोग गुजरे। बट हेयर इन फ्रांस, यहाँ पर क्या था कि अगर आप गाड़ी आ रही है तो गाड़ी आपके लिए रुक जाती है और आप जो है वो क्रॉस कर रहे होते हो। तो ये बज़ाहिर सुनने में या देखने में छोटी-छोटी सी चीज़ें लगती हैं, बट दे इंडिकेट कि यहाँ पर एक जो आम आदमी है, ठीक है, उसकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है? तो दिस इज़ समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर। अच्छा, उसके बाद मैं आज के सेशन पे आऊँगा। दिस वाज़ जस्ट फॉर योर मोटिवेशन,
जो लोग यूरोप में आना चाहते हैं तो मैं बस शेयर करना चाह रहा था ताकि उन्हें भी आइडिया हो जाए कि काफ़ी सारी चीज़ें इंसान को सीखने को मिलती हैं कि जब इंसान बाहर आता है तो वो जस्ट स्टडी के लिए नहीं आ रहा होता बल्कि उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें वो सीख रहा होता है। उसकी एक प्रोफेशनल ग्रोथ या टेक्निकल जो ग्रोथ है ना उसके साथ-साथ उसकी एक पर्सनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है जो शायद अभी फ़ील ना हो रही हो बट एट सम पॉइंट इन लाइफ आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, साथ-साथ अपनी सोसाइटी से भी। सो दैट्स व्हाई आई एनकरेज स्टूडेंट्स अ लॉट कि सिर्फ स्टडी की बात नहीं होती बाहर आना या किसी और कंट्री में जाकर पढ़ना, इट्स आल्सो अबाउट योर पर्सनल ग्रोथ। तो आज का जो सेशन है मैंने जैसे डिस्कस किया कि फ्रांस के एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत ही कम डेज बाकी हैं तो मैंने उस तरह से डिज़ाइन किया कि मैं जो हमारे बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता तो उनके लिए भी मैं चीज़ें इजीली कोशिश करूंगा उनको समझाऊं तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट लूंगा कि फ्रांस जो है ना मेरे हिसाब से एज पर माय एक्सपीरियंस और जितना मैंने कंट्रीज को एक्सप्लोर किया है क्योंकि लास्ट ईयर मैं खुद भी 2024 का ग्रेजुएट हूँ और 2025 में मैं यहाँ पर फ्रांस में आया हूँ। अब जो दरमियान में 1 साल का ड्यूरेशन था, उसमें मैं डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है? तो आपको फ्रांस से ज़्यादा यूरोप में फ्रेंडली कंट्री, स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है? इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है? अब ये अगर मैं सेंटेंस कह रहा हूँ ना वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्रीज इन यूरोप तो उसके पीछे ऑब्वियसली मैंने कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व किए हैं जिसकी बेस पे मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। अच्छा, आई थिंक आई हैव मिस्टेकनली यूज्ड दिस स्लाइड। अच्छा, यहाँ पर मैंने आई थिंक एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की बेनिफिट्स की स्लाइड चले मैंने आई थिंक नहीं डाली थी। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ तो अगर मैं इसको स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री कह रहा हूँ तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है? उसमें सबसे जो मेन एडवांटेज है ना वो एक तो ये है कि काफ़ी एक वेलकमिंग इन्वायरमेंट नज़र आता है और उसके अलावा डिफरेंट जगहों पर फ्रांस आपको हेल्प भी कर रहा होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लूँ तो जैसे आपका रेंट है ना यहाँ पर जैसे आप हॉस्टल्स का रेंट देते हैं पाकिस्तान में जो लोग हॉस्टलाइट्स में रहे अब यहाँ पर आप जब रेंट पे करते हैं तो जो यहाँ की गवर्नमेंट है ठीक है वो आपके रेंट का कुछ पार्ट जो है वो पे करती है ठीक है चाहे आप स्कॉलरशिप होल्डर हैं या नहीं है इट डजेंट मैटर आपके रेंट का कुछ पार्ट गवर्नमेंट पे करती है ठीक है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए कि इवन कि अगर वो किसी थोड़ी सी महंगी अकोमोडेशन में भी रह रहे हैं ना तो उसका कुछ पार्ट आपका गवर्नमेंट कवर कर देती है फिर यहाँ पर एक और जो एडवांटेज स्टूडेंट्स को मिलता है कि यहाँ पर ना बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं एनजीओज वगैरह हैं जो स्टूडेंट्स के लिए या तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ग्रोसरीज प्रोवाइड करते हैं या अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भी करते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं ठीक है फिर उसके अलावा काफ़ी सारी यहाँ पर आपको स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसीज भी मिलेंगी कि स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट जगह पर आपको डिस्काउंटेड रेट्स मिलेंगे इसी तरह डिफरेंट जगहों पर जैसे यहाँ पर ट्राम का बहुत ज़्यादा है जैसे हमारी मेट्रो होती है तो उस टाइप पे भी स्टूडेंट्स को काफ़ी फैसिलिटेट किया जाता है एंड अदर देन दैट एक और जो अच्छी चीज़ है कि फ्रांस में काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन योर फील्ड कि जिनकी जो पूरे साल की जो ट्यूशन फीस है ठीक है पूरे साल की ट्यूशन फीस उनकी 1 लाख से भी कम है पाकिस्तानी रुपए ठीक है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद है ठीक है तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट होता है कि आप लोग एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहे हैं और उसके साथ साथ आप इतनी ज्यादा फीस भी नहीं पे कर रहे आप काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो यूके जाते हैं इतना ज्यादा पैसा लगा के यूके का आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो पैसा लगा के जाते हैं क्योंकि वहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ज्यादा होती है बट हेयर इन फ्रांस आपको कम ट्यूशन फीस वाली भी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं ठीक है तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो मैंने जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए शेयर किए अच्छा इसके बाद बिफोर मूविंग टू द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ये स्लाइड मैंने मिस्टेकनली यहाँ पर डाल दी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू जस्ट ब्रीफली शेयर माय जर्नी तो मेरा जो बैचलर्स था वो प्यास से था बीएस केमिकल में और उसके बाद मैंने एक इंटर्नशिप की थी दरमियान में जो 1 साल का मेरा था 2024 में मैं ग्रेजुएट हुआ था और आफ्टर दैट दिसंबर में मैंने एक इंटर्नशिप की थी फैसलाबाद में and then for my masters I am currently here pursuing my masters at Grenoble ENP Pagoa और मेरा बेसिकली जो मास्टर्स प्रोग्राम का नाम है वो आपको स्क्रीन पर विजिबल है बायो रिफाइनरी एंड बायो बेस्ड मटेरियल्स और द स्कॉलरशिप विच आई won
फॉर द फ्रांस इज फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप, और ये बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की ही एक टाइप है, एंड दैट इज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इस साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और मैं आगे इस पे बात भी करूंगा मजीद। और अदर देन दैट, फ्रांस के अलावा मैंने कुछ मजीद कंट्रीज में भी अप्लाई किया था। तो मैं ना अपने हर एक सेशन में एक चीज बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, कि आप कभी भी किसी एक स्कॉलरशिप पे रिलाई ना करें। ठीक है, देखिए दुनिया में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, आपको बहुत किस्म के स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे, हर कंट्री का कोई ना कोई ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप मिल जाता है आपको। तो मैं कभी भी स्टूडेंट को ये सजेस्ट नहीं करता कि वो एक स्कॉलरशिप पे जस्ट अप्लाई करके सुकून से बैठ जाए। ठीक है, आई नो प्रायोरिटीज होती हैं, ठीक है, बट प्रायोरिटीज होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप सिर्फ उसी ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और बाकी को आप बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता इंसान देखें अपनी मेहनत करता है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वहां पर नहीं होता। तो इसलिए जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना, तो फिर आपको इतनी ज्यादा उस सेंस में टेंशन नहीं हो रही होती है। तो इसलिए मैंने भी अपने जो जर्नी था उसमें यही स्ट्रेटजी यूज की थी कि मैंने किसी एक कंट्री पे या किसी एक स्कॉलरशिप पर रिलाई नहीं किया था। आई अप्लाई टू ऑलमोस्ट एवरी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी जिसमें मैं अप्लाई कर सकता था। ठीक है, फिर जब आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, उसमें से आप लोग अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डिफरेंट आपको स्कॉलरशिप शो हो रहे हैं, तुर्की का शो हो रहा है, इंडोनेशिया का शो हो रहा है, थाईलैंड का शो हो रहा है, मलेशिया का शो हो रहा है। तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस एट द एंड अवेलेबल थे, तो मुझे अपने लिए जो बेस्ट ऑप्शन लगा वो फ्रांस का लगा, तो मैं यहाँ पर आ गया। तो यही चीज मैं हर एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि चले ठीक है, कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा लाइक उनमें आपकी एनर्जी लग रही होती है और आपका बिल्कुल भी रुझान नहीं होता उनमें जाने का। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल भी कहते हैं कि हमने लाइक चाइना जाना नहीं है। मतलब कि होता है ना, हर एक बंदे की जाहिर सी बात है अपनी कुछ पर्सनल प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ फ्यूचर गोल्स और उस हवाले से भी चीजें होती हैं। तो ऑब्वियसली चाइना का प्रोसेस हेक्टिक है, क्योंकि आपने ईमेल्स करनी है प्रोफेसर्स को, उनको रीच आउट करना है, देन फॉलो अप और वो सारी चीजें आ जाती हैं। दैट इज हेक्टिक प्रोसेस। सिमिलरली साउथ कोरिया का प्रोसेस भी मोर और लेस इसी टाइप का होता है। बट कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनका प्रोसेस इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं होता। ठीक है, आप सिंपली उनके पोर्टल्स पर जाते हैं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर या स्कॉलरशिप के पोर्टल पर, और आप सिंपली वहां पर जाके अप्लाई कर देते हैं। तो एटलीस्ट इस तरह के स्कॉलरशिप आई थिंक किसी भी स्टूडेंट को स्किप नहीं करने चाहिए। ठीक है, कि जिनमें देखिए डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी अगर बने हुए हैं, आपकी सीवी बनी हुई है, आपका मोटिवेशन लेटर बना हुआ है, आपकी बाकी जो चीजें रिकमेंडेशन लेटर वगैरह वो बने हुए हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा बहुत उन डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करना है, उस स्कॉलरशिप से अलाइन करना है, और आपने अप्लाई कर देना है। मेरे ख्याल में इसमें अगर आपके सही वाले शुरू में डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, तो इस चीज पे आपके 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो दैट इज द थिंग कि आप लोग कोशिश करें कि एटलीस्ट जो फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज हैं, वो हर अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को आप लोग यूटिलाइज करें। ठीक है, अच्छा, अब मैं फ्रांस पे थोड़ा सा बात करूंगा। फ्रांस का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो मेनली तीन तरह से है। ठीक है, एक आपका ईईएफ पोर्टल, जिसको सेंट्रल पोर्टल में बोलूंगा। तो सेंट्रल पोर्टल वाला एक प्रोसेस है कि जिसपे आप सिर्फ सेंट्रल पोर्टल पे अप्लाई करते हैं। फिर सेकंड टाइप है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, मतलब कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स के थ्रू अपनी एप्लीकेशंस सबमिट कर रहे होते हैं। फिर एक और जो प्रोसेस है थर्ड पे आपको नजर आए, दैट इज पैरेलल प्रोसेस। अब पैरेलल प्रोसेस में आपने क्या करना होता है बेसिकली, कि आपने सेंट्रल पोर्टल पे भी अप्लाई करना है, और साथ ही साथ आपने जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, ठीक है, उस पे भी आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मेनली तीन तरह के प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो फ्रांस के लिए सबमिट करनी है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा थोड़ी सी सेंट्रल पोर्टल की, क्योंकि सेंट्रल पोर्टल पे मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि इसकी जो डेडलाइन है दैट इज 13 नवंबर, यानी कि आपके पास सिर्फ 8 दिन बचते हैं। तो इसलिए मैं जिन स्टूडेंट्स ने शायद लेट भी स्टार्ट किया अगर फ्रांस का प्रोसेस, तो मैं उनके लिए एक ऐसी शॉर्टकट समझ लें, एक ऐसी टिप शेयर करूंगा कि उसके थ्रू वो विद इन फ्यू मिनट्स अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू लाइव। ठीक है, क्योंकि ये चीज मैंने आपको लाइव डेमो करके दिखानी है, तो जस्ट गिव मी अ मिनट।
ओके। अच्छा, मेरी स्क्रीन आई होप सो आपको शो हो रही होगी। तो सिंपली आपने क्या करना है कि गूगल पे जाकर ना आपने सिंपली लिख जाना है EEF, यानी कि एतूड इन फ्रांस। ये फ्रांस के बेसिकली सेंट्रल पोर्टल का नाम है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले गूगल पे चले जाना है। ठीक है, और वहां पर जाकर ये लिख लेना है। अब ये जो पोर्टल है ना, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस पोर्टल पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, अकाउंट बनाने का कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आप सिंपली अगर इस पे जाएंगे बेसिकली, तो अभी तो ये लॉग इन हो रहा है, बट खैर आप इस पे अपना अकाउंट इजीली, अपने पासपोर्ट नंबर और मजीद कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो पूछेगा, आप यहाँ पर इनपुट देंगे उसको और आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने इसमें लॉग इन कर लेना है, जैसे मैंने लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, अब ये मेरा पिछले साल का अकाउंट है, तो वो इसलिए इस तरह से शो कर रहा है। बहरहाल, आपने जब लॉग इन करना है ना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा, स्टूडेंट्स नॉट येट एक्सेप्टेड। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये आपको लेफ्ट पे शो हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स नॉट येट एक्सेप्टेड। अब आपने इस पे जब क्लिक करना है ना, आपके पास इस तरह से 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने क्या करना है कि सेकंड ऑप्शन पे चले जाना है। ठीक है, ये मैं बेसिकली आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग क्विकली अपने जो प्रोग्राम्स है ना वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, कि अगर किसी ने अभी तक प्रोग्राम शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की है, तो वो किस तरह से जल्दी से अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद प्रोग्राम कार्ट का जो ऑप्शन है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऐड अ प्रोग्राम पे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने मजीद कोई भी फिल्टर नहीं लगाना। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे कि उनको प्रोग्राम शो नहीं होते। तो वो इसलिए शो नहीं होते क्योंकि वो यहाँ पर आके आगे डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ना। जैसे मैंने देखें, कुछ भी किसी भी ऑप्शन पर या किसी भी फिल्टर पर मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया। अब ये जो सर्च बार है, इस पे आपने जाना है और यहाँ पर आपने अपने प्रोग्राम के जो कीवर्ड्स है ना वो लिखने हैं। आप जैसे मिसाल के तौर पर, मैं अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रोग्राम्स देखना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं केमिस्ट्री लिखूंगा और मैं इस पे क्लिक कर दूंगा सर्च पे। अब अगर आप देखें यहाँ पर ना नीचे एक तो जर्नल वो शो कर रहा है, एक टॉट इन इंग्लिश शो कर रहा है। आपने टॉट इन इंग्लिश वालों पे रहना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने ये वाले स्किप करने, आपने मास्टर्स डिग्री में देखना है। ठीक है, अगर आप मास्टर्स के लिए ढूंढ रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इंजीनियरिंग डिग्री नॉर्मली यूरोप में बैचलर्स डिग्री को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ना, मास्टर्स डिग्री, मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर्स रिसर्च, ये नॉर्मली मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं। अब देखें, बेसिकली जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा सिंपली, तो मेरे पास मजीद ये ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये ओपन होके आ गया, इधर सिलेक्ट 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 डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जिन प्रोग्राम्स के बेसिकली अवेलेबल होंगे एडमिशंस, या जो प्रोग्राम ओपन होंगे, उनके लिए इस तरह से आपको सिलेक्ट लिखा आ जाएगा। फिर आगे मजीद कुछ प्लस आपको नजर आएंगे, उन पे आप क्लिक करते जाएंगे और इस तरह से आपको वो प्रोग्राम शो करता जाएगा। अब इसमें एक चीज आपने देखनी है कि देखें, कुछ प्रोग्राम जो है वो फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, सॉरी ईयर 1 लिखा हुआ है, या ये ईयर 2 लिखा हुआ है। अब जैसे ये वाला जो प्रोग्राम है ईयर 2 है, इसका क्या मतलब है कि ये 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम है। ठीक है, और कुछ प्रोग्राम है जिनमें ईयर 1 ईयर 2 लिखा है, जिसका मतलब है कि ये 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम है। तो इस तरह से आप इस पोर्टल पर आकर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि वो प्रोग्राम 1 साल का है या फिर 2 साल का है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप आपने करना है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इस प्रोग्राम को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये बायो रिफाइनरी, मास्टर इन केमिस्ट्री बायो रिफाइनरी ईयर 2, मैं सिंपली जब इस पे सिलेक्ट को क्लिक करूंगा, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं सिलेक्ट पे, तो क्या होता है कि इधर एक हाइपरलिंक ब्लू में आपको नजर आ जाता है। सिंपली आपने इस हाइपरलिंक पे जाना है और इधर आपको उस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसका नाम आ गया, इसके इंस्टीट्यूशन नाम आ गया। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है वो कनेक्टेड टू स्टडीज इन फ्रांस एप्लीकेशन है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर उसकी वेबसाइट आ गया, तो आप सिंपली इस वेबसाइट पर जाएंगे और आपको इस प्रोग्राम की फर्दर डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अब अगर आप उन डिटेल्स को देखने के बाद इस प्रोग्राम को ऐड करना चाह रहे हैं अपने कार्ट में, तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे और आपका ये वाला जो प्रोग्राम है वो कार्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर आप फर्दर इसका मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं और बाकी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई और प्रोग्राम खोलता हूँ, जैसे मैंने इसको खोला मिसाल के तौर पर, ठीक है, इसमें भी इसी तरह से इन्होंने सारी डिटेल्स दी होंगी आपको। ठीक है, प्रोग्राम में है क्या, रजिस्ट्रेशन फीस की भी उन्होंने लिंक दे दिया है। तो कुछ प्रोग्राम्स में इवन के वो आपको उनकी जो फीस वगैरह है, स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन वगैरह है, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर आके प्रोग्राम की वेबसाइट पर चले जाना है और वहां से उस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेना है। ठीक है,
अब यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि उनको कैसे पता चलेगा कि वो प्रोग्राम पैरेलल प्रोसेस वाला है या सिर्फ एतुद इन फ्रांस प्रोसेस वाला है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक पैरेलल वाला प्रोग्राम दिखा देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रोग्राम जो मुझे पता है कि पैरेलल प्रोसेस है, उसको मैंने सर्च किया, जो कि मेरा वाला प्रोग्राम है। तो मैं सिंपली जब इस पे सिलेक्ट को क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखें, इसमें एक तो ये ग्रीन में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा, यहाँ पर देखें इन्होंने ट्यूशन फीस वगैरह मेंशन की हुई है। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप्स वगैरह की डिटेल्स आ गई, ट्यूशन फी वेवर्स और बाकी सारी डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पर आपको ना इस तरह से येलो कलर में एक वार्निंग शो हो रही है। अब जिन प्रोग्राम्स को जब आप इस तरह से उनको सिलेक्ट करके उनके सिंपली हाइपरलिंक पर जाएंगे, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया कि प्रोग्राम को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ब्लू जो वाला जो हाइपरलिंक है उस पे आया, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली आप देख लेंगे कि अगर इस तरह से येलो में वार्निंग आ रही है, तो इट मीन्स कि इस प्रोग्राम में आपने पैरेलल अप्लाई करना है, कि आपने एतुद इन फ्रांस पे भी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर भी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है। फिर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर कैसे सबमिट करनी है वो देखें, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ भी है पैरेलल प्रोसेस। अगर इन केस यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स में हो सकता है वो यहाँ पर मेंशन ना भी करें, ठीक है, लेकिन ये येलो वाली चीज एटलीस्ट मेंशन होगी, ठीक है। तो अगर इस तरह से मेंशन है तो आपने लाजमी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और वहां पर देख लेना है कि किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फिर एक और चीज, जब स्टूडेंट को कोई जेन्युइन क्वेश्चन होता है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करें। तो देखें, नॉर्मली हर प्रोग्राम में आपको इस तरह से एक ईमेल दिया होता है ना, कॉन्टेक्ट ईमेल। तो अगर आपका कोई वाकई जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप वेबसाइट पे जो आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, अगर तो वेबसाइट पे लिखा हुआ है तो फिर आप अच्छे से वेबसाइट को पहले पढ़ लें। इन केस अगर आपकी क्यूरी जो है, जो भी क्वेश्चन है, वो फिर भी अगर एड्रेस नहीं हो रहा, तो आपने सिंपली इनको ईमेल कर देनी है और वो आपका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोग्राम शॉर्टलिस्टिंग। और अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आई थिंक विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई करें अपनी फील्ड से रिलेटेड। जैसे हर फील्ड है ना, तो उसके कोई ना कोई कीवर्ड्स होते हैं, तो वो कीवर्ड्स अगर आप ट्राई करेंगे तो आप विद इन फ्यू मिनट्स आप अपने प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से शॉर्टलिस्ट करने का एक और फायदा भी है कि आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि वो प्रोग्राम जो है वो ऑफर हो रहा है इस साल, यानी कि वो ओपन है या नहीं ओपन है। क्योंकि जो ओपन होते हैं प्रोग्राम्स उनके नॉर्मली यहाँ पर सिलेक्ट लिखा आता है। अब जैसे ये वाला, अगर मैं इस पे प्लस पे क्लिक करूंगा, अब ये भी देखें एक अच्छा, ये वाला आई थिंक था केमिस्ट्री बायो रिफाइनरी ईयर 1 ईयर 2। अगर आई थिंक मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ये भी ओपन हो गया अभी, ठीक है। ये कुछ दिन पहले ओपन नहीं था, तो है, अगर कोई ओपन नहीं है तो उसके आगे ये सिलेक्ट नहीं लिखा आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी ये चीज सर्च की थी, तो ये वाला जो प्रोग्राम था ये ओपन नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। बट इन्होंने अभी ये वाला प्रोग्राम भी ओपन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना सिंपली प्रोग्राम इस पोर्टल पर आकर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं वापस जाऊंगा स्लाइड्स पर। अच्छा, जो क्वेश्चंस हैं आप लोग नोट डाउन करके रखें, एंड पर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ा सा क्विकली बात करूंगा स्कॉलरशिप्स की। अब फ्रांस में ना दो तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं और दूसरा यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपने बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर करके रखनी है कि फ्रांस का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है दैट इज यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम स्कॉलरशिप प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं ना एतुदेन फ्रांस पोर्टल पर, ये जो सेंट्रल पोर्टल है, तो इट डजंट मीन कि आपका वो स्कॉलरशिप के लिए ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेंगे, सिवाय एक स्कॉलरशिप जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप, ठीक है। क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप बेसिकली फ्रांस की एक गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है, जिसमें 6 प्रोग्राम्स आई थिंक आते हैं जी। तो इसमें आपके 6 प्रोग्राम्स आते हैं। इनमें नॉर्मली ये होता है कि आप सिंपली अगर गूगल पे लिखेंगे फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप, तो वहां पर सारी डिटेल्स इसकी आ जाएंगी कि किस तरह से अप्लाई करना है और क्या करना है। तो नॉर्मली जो भी स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन 30 नवंबर से पहले, यानी कि पोर्टल के बंद होने से पहले, अपनी एप्लीकेशन उन प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं जो प्रोग्राम इस स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी एप्लीकेशन को इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये ऐसा स्कॉलरशिप क्लाइमेट चेंज, इसके लिए आपको कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप उस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं जो इस स्कॉलरशिप के अंडर ऑफर हो रहा है, तो इट मींस दे विल कंसीडर यू, ठीक है। मैं आपको क्विकली दिखा भी देता हूँ। आप सिंपली यहाँ पर अगर लिखेंगे फ्रांस एक्सीलेंस
क्लाइमेट चेंज। तो मैं सिंपली अगर यहाँ पर जाता हूँ तो ये देखें, डेडलाइन टू अप्लाई इज 30 नवंबर। जो पोर्टल की डेडलाइन है बंद होने की, वही इसकी भी डेडलाइन है। और यहाँ पर डिफरेंट आपको उन्होंने शो किए हुए कि कौन कौन से मास्टर्स प्रोग्राम हैं जो आपको इस स्कॉलरशिप के अंडर ऑफर हो रहे हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, एलिजिबिलिटी। तो इसको आप एक दफा डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, होपफुली। अच्छा, ये तो होगी क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप, ठीक है। फिर उसके बाद एक और स्कॉलरशिप होती है गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसको हम कहते हैं आईएफएल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो या तो अपने पोर्टल से एक्सेप्ट करती हैं एप्लीकेशंस या फिर ईमेल के थ्रू। तो ये इसका जो प्रोसीजर है ना आईएफएल का, वो बिल्कुल वेरी करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन ऑलरेडी गुजर चुकी है, मे बी, आई एम नॉट श्योर। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो शायद अभी भी आईएफएल को एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है कि जब आप अपने प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं तो जो ईमेल वहां पर मेंशन था ना, जैसे मैंने आपको एक ईमेल दिखाया था, तो आपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को ईमेल करना होता है एंड देन आपने उनको ये बताना होता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर आईएफएल स्कॉलरशिप, और देन वो आपको गाइड कर देते हैं। बट ये ईमेल वाला काम आपने तब करना है अगर आपको पोर्टल पर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। अगर तो आपको पोर्टल पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर आपने वो इंफॉर्मेशन पढ़ के उसके मुताबिक अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, ठीक है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिन्होंने आईएफएल के लिए अपने सेपरेट पोर्टल्स बनाए होते हैं, बट कुछ ऐसी होती हैं जो ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट करती हैं और उसके लिए फिर आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स वगैरह को रीच आउट करना पड़ता है। अब इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपने गूगल पे जाना है सिंपली, और जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक यूनिवर्सिटी थी, इसकी वैसे अभी डेडलाइन गुजर चुकी है आईएफएल की, बट जस्ट एग्जांपल शो कर रहा हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस आईएफएल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, और ये मुझे उसके पोर्टल तक ले गया। फिर मैं पोर्टल पर जाकर सारा प्रोसीजर जो है वो सिंपली रीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आईएफएल का प्रोसीजर है। मैंने आपको बता दिया कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है या तो पोर्टल के थ्रू एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है, उन्होंने अपना कोई पोर्टल बनाया होगा, या फिर वो एक्सेप्ट करेंगी ईमेल्स के थ्रू। बट कीप इन माइंड कि आईएफएल के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ कैंपस फ्रांस के पोर्टल पर अप्लाई करने से आपकी एप्लीकेशन आईएफएल के लिए कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में तो ये था ना कि मैंने आपको ये बताया कि आप अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें पैरेलल प्रोसीजर है, ऑब्वियसली उनमें आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पर भी अप्लाई करना है, और जो दूसरा पोर्टल है कैंपस फ्रांस का, उस पर भी अप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्कॉलरशिप के लिए वो एप्लीकेशन कंसीडर कर लेते हैं। बट फॉर आईएफएल एक्सीलेंस ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओनली एप्लीकेशन टू कैंपस फ्रांस इज नॉट इनफ। आपने या तो यूनिवर्सिटी का अगर आईएफएल का पोर्टल है, जैसे अभी मैंने आपको शो किया पेरिस सैक्ले का, तो आपने या तो उस पोर्टल पे करनी पड़ेगी या फिर आपने अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से पूछना पड़ेगा कि क्या प्रोसीजर है उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का फॉर आईएफएल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये आपने चीज ध्यान में रखनी है आईएफएल के लिए। अब यहाँ पर ना एक और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आईएफएल का, आईएफएल में मैक्सिमम आप एक यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। इसका ये मतलब है कि बेसिकली आईएफएल का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो होता क्या है कि पहले यूनिवर्सिटीज अपने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती हैं और उसके बाद वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देती हैं एम्बेसी को, और फिर एम्बेसी अपना वो सारा प्रोसेस करके फाइनल डिसीजन लेती है। तो अगर आपको पहले आप 2 से 3 यूनिवर्सिटीज या जितनी भी यूनिवर्सिटीज में आप चाहे अप्लाई कर सकते हैं आईएफएल के लिए। बट अगर आपको एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी आपको ये बता देती है कि उसने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है और वो आपकी एप्लीकेशन एम्बेसी को फॉरवर्ड कर रही है, तो उस पॉइंट पे आपने बाकी यूनिवर्सिटीज को मना कर देना है। आप जो भी आपकी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है उसको आपने छोड़ देना है, और उसके अलावा बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उसके अलावा कोई आपको यूनिवर्सिटी कहती है कि उन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया, यानी कि फर्स्ट स्टेज से आप गुजर चुके हैं, तो आपने उनको ये बोल देना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एम्बेसी को ना भेजें। क्योंकि अगर एम्बेसी ने एक से ज्यादा एप्लीकेशन आपकी नजर आई उनको, एम्बेसी वालों को आईएफएल के लिए, तो वो आपकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आईएफएल के लिए कि इनिशियली तो आप एक से ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज में, बट आफ्टर यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट यू, उसके बाद आपने फाइनलाइज करना है कि एक यूनिवर्सिटी को ही आपने आईएफएल के लिए टारगेट किया हो, ताकि आपकी एम्बेसी के पास एक से ज्यादा एप्लीकेशन ना जाए। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है इसके बाद, वो यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप है। अब देखें, नो डाउट ये जो गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं ये बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होती हैं और इनमें सीट्स भी लिमिटेड होती हैं, तो ऑब्वियसली ये हर किसी को तो मिल नहीं सकती।
बट यहाँ पर फ्रांस में ना, मैंने पहले भी बताया था, मैं इवन के चैनल पे भी शेयर करता रहता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे होती हैं कि उनकी या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर रही होती है या कोई और टाइप की ना उनकी अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो इनमें कंपटीशन कम होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ही जो हैं वो compete कर रहे होते हैं आपस में। बट जो गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं उनमें या तो पूरा पाकिस्तान compete कर रहा होता है या थ्रू आउट द वर्ल्ड में आपका कंपटीशन हो रहा होता है। अब जैसे आईफल है तो वो एक ग्लोबल स्कॉलरशिप है कि लाइक पूरी दुनिया से लोग जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड उनकी सिलेक्शन होती है आईफल के लिए। फिर जो क्लाइमेट चेंज है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है ना, स्पेसिफिक टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है, तो इसमें भी कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। बट यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स में काफी अच्छे चांसेस होते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे बने हों और आपने अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया हो, अगर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, तो देन आपके चांसेस इसमें बन सकते हैं। ठीक है, इसको भी एक्सप्लोर करने का वही तरीका है कि आप सिंपली यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, आगे लिखें मास्टर स्कॉलरशिप्स, तो वो आपको स्कॉलरशिप्स के पोर्टल तक ले जाएगा। फिर वहां से आपने स्कॉलरशिप का जो भी प्रोसेस है वो आप सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग एक छोटा सा डेमो करते हैं। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर ना अपनी यूनिवर्सिटी का लिखता हूँ, अगर मास्टर्स स्कॉलरशिप। अच्छा, अब ये वाला मेरा कोर्स है तो मैं इस पे आऊंगा। अच्छा, मैं यहाँ पर जाऊंगा। इस तरह आपने डिफरेंट टैब्स को ना एक्सप्लोर करना है पोर्टल पर जाकर। अब नीचे देखें, यहाँ पर उन्होंने सारे स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि फ्रांस में नॉर्मली ना स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है और जो है एप्लीकेशन का प्रोसेस वो बिल्कुल सेपरेटली डील होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आपने स्कॉलरशिप के लिए सेपरेटली एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। अब जैसे यहाँ पर जो है पहला स्कॉलरशिप जो है उसमें वो क्या कह रहा है कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बाय इंटरनल कमेटी और वन स्कॉलरशिप पर ईयर। फिर एप्लीकेशंस ओपन अंटिल दिस। अच्छा, अब अप्लाई करने का तरीका क्या है? कवरिंग लेटर यानी कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर एंड एप्लीकेशन टू सेंड टू दिस, यानी कि आप इस ईमेल पर जब अप्रोच करेंगे तो वो आपको फर्दर गाइड कर देंगे इसके हवाले से। ठीक हो गया। फिर इस तरह यहाँ पर लेबैक्स टेक 21। अब इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट का लिंक दिया है। आप सिंपली अगर इस पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर उन्होंने फर्दर डिटेल्स जो है वो दी हुई है। ठीक है, ये आगे उन्होंने बता दिया। ये भी पिछले साल का ही उन्होंने पोस्ट किया, अपडेट नहीं हुआ, बट ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए, यहाँ पर उन्होंने कॉन्टैक्ट मेंशन किया। तो सिंपली आप इस कॉन्टैक्ट पे, इस ईमेल पे जब ये डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पोटेंशियल कैंडिडेट शुड स्टार्ट बाय एक्सप्रेसिंग देयर इंटरेस्ट एंड सेंडिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल टू दिस ईमेल। तो इस तरह से डिफरेंट स्कॉलरशिप्स का ना डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी यूनिवर्सिटी जो आपने प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, ठीक है, उसमें कौन सा स्कॉलरशिप ऑफर हो रहा है, उसका क्या प्रोसेस है, तो ये चीज आपने एक्सप्लोर करनी होगी। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी स्कॉलरशिप्स के हवाले से। तो ये हमारे मेन टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स थे फ्रांस में। अच्छा, अब मैं अगर ओवरऑल एप्लीकेशन जर्नी जो आपका फ्रांस का होता है उसकी मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप अप्लाई करते हो सिंपली एतुदेन फ्रांस, जो सेंट्रल पोर्टल है कैंपस फ्रांस का। ठीक है, उसके बाद अच्छा अप्लाई करने के बाद क्या होता है नॉर्मली कि आप अपनी जब फाइल सबमिट करते हो तो कुछ टाइम बाद आपको वो एक ईमेल भेजते हैं और आपसे 30,000 फीस सबमिट करते हैं। ठीक है, जो फ्रांस का सेंट्रल पोर्टल है उसकी जो फीस है वो 30,000 है। ठीक है, और मैक्सिमम आप इसी फीस में 7 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं थ्रू सेंट्रल पोर्टल। ठीक है, जिनका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी वाला प्रोसेस है वो उसमें काउंट नहीं होते। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी वालों में आप जितने मर्जी में अप्लाई करें, बट एतुदेन फ्रांस जो सेंट्रल पोर्टल है उसमें मैक्सिमम आप लोग 7 एप्लीकेशंस या 7 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। डजंट मैटर कि वो सेम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम हैं डिफरेंट के हैं, आप मैक्सिमम 7 में अप्लाई कर सकते हो विद सेम 30,000 फीस। फिर उसके बाद आपका एक एकेडमिक इंटरव्यू होता है। ठीक है, जब आप फीस वगैरह सबमिट करते हो तो कुछ टाइम के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिजिकल होता है। ठीक है, ज्यादा चांसेस फिजिकल इंटरव्यू के होते हैं। उसमें आप कैंपस फ्रांस के ऑफिस में जाते हो जो कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में इनके ऑफिस हैं, और वहां पर जाकर कैंपस फ्रांस का ऑफिसर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है।
उसके बाद क्या होता है कि वो आपकी जो फाइल है ना वो फॉरवर्ड कर देते हैं इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, जिन इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई किया होता है। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशंस आपकी फाइल को रिव्यू करते हैं एंड देन अगर उन्हें आपकी प्रोफाइल इंप्रेसिव लगे तो वो आपको ऑफर भेज देते हैं, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी ऑफर्स आना शुरू होती हैं बेसिकली वो अप्रैल में आती हैं, ठीक है, अप्रैल के स्टार्ट में आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अगर मल्टीपल ऑफर्स हैं तो आपको ये एक प्रेफर्ड जो अपना प्रोग्राम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप अपनी उसके बेस पे वीजा अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपना वीजा प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है फ्रांस का, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक चीज ये भी बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि अभी तक ना मैंने जितना मतलब मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूरोप के काफी सारे कंट्रीज की ना अपॉइंटमेंट का बड़ा मसला चल रहा होता है। इटली का आपने सुना होगा काफी मसला है, जर्मनी का भी वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बट फ्रांस का अभी तक कोई अपॉइंटमेंट का मसला नहीं है। आई एम नॉट श्योर आगे क्या होगा, बट अभी तक इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ना अपॉइंटमेंट का वो मेंटेन किया हुआ है अपना। तो अभी तक के लिए अपॉइंटमेंट आपको फ्रांस की मिल जाती है और वीजा का प्रोसेस भी बड़ा इनका सिंपल सा है। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, आप उनको जस्टिफाई करते हो कि वाकई आप एक कैपेबल स्टूडेंट हो, तो आपका वीजा लग जाता है, ठीक है, अनलेस आपने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना मारा हो। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइन मैंने इसकी ऑलरेडी बात कर भी थी कि 1 अक्टूबर से ओपन हुई थी, 13 नवंबर इज द डेडलाइन फॉर क्लोजर ऑफ सेंट्रल पोर्टल। बट जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन है ना वो अभी तक कुछ यूनिवर्सिटीज की इवन ओपन भी नहीं हुई है, ठीक है। तो उसके लिए आप जब वो ओपन हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे सबमिट करें एप्लीकेशन तो वो उन पे डिपेंड करता है। और जैसे जो पेरिस साइक्ले मैंने आपको दिखाई थी उसकी आई थिंक नॉर्मली जनवरी में ओपन होती है। तो जो यूनिवर्सिटी पोर्टल सिर्फ अपने पोर्टल पे यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जिनका प्रोसेस है वो नॉर्मली जनवरी फेब तक ओपन करती हैं, बाज़ औक़ात पहले भी ओपन कर सकती हैं, बट यू हैव टू सी थ्रू द वेबसाइट फॉर कंफर्मेशन, ठीक हो गया। तो बहरहाल, लेकिन ये जो सेंट्रल पोर्टल है इसका आपने ज़हन में रखना है कि इसकी जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर है और ये अगर एक दफ़ा बंद हो जाए तो ये दोबारा नहीं खुलेगा फिर। तो इसके लिए आपने बड़े अच्छे तरीके से और जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइनलाइज करके इस डेडलाइन से जितना पहले हो सके आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने, ठीक है। और साथ साथ आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, ठीक है। आपने पोर्टल पे जिन लोगों ने सबमिट कर दिए अपने डॉक्यूमेंट वो सुकून से बैठ ना जाए, बल्कि अभी उनका काम यह है कि वो स्कॉलरशिप सर्च करें, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि स्कॉलरशिप का प्रोसेस सेपरेट प्रोसेस है फ्रांस के लिए। तो अभी आपने अगर एतुदेन फ्रांस सेंट्रल पोर्टल पर अपना वो सबमिट कर दिया फाइल, तो आपने जो प्रोग्राम जिनमें अप्लाई किया है उनमें स्कॉलरशिप्स को सर्च आउट करें, ठीक है, वेबसाइट पे सर्च आउट करें। वेबसाइट पे नहीं मिलता तो अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को ईमेल करें, उनसे पूछें, स्कॉलरशिप सर्च आउट करें। इसी तरह से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी वाले सर्च करें कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने पोर्टल्स के थ्रू आपके रेलिवेंट प्रोग्राम्स में एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ये आपने काम पैरेलल में करते रहना है। उसके बाद मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फ्रांस के जो एडमिशन प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो आपकी सीवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मोटिवेशन लेटर आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और एकेडमिक इंटरव्यू इसको आपने बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं करके जाते, वो सीवी बड़ी अच्छी बना लेते हैं, मोटिवेशन लेटर बड़ा अच्छा कर लेते हैं, बट इंटरव्यू को वो इग्नोर कर देते हैं। तो इंटरव्यू को आपने इग्नोर नहीं करना, बल्कि मेरे ख्याल में इसकी जो परसेंटेज है ना वो इन दोनों चीजों से में भी इन दोनों की कंबाइंड परसेंटेज से भी शायद ज्यादा कंट्रीब्यूट करे आपके रिजल्ट पे, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए आपने बड़ा अच्छे से खुद को प्रिपेयर करके जाना है जब भी आपका इंटरव्यू की कॉल आएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं मोटिवेशन लेटर पे थोड़ी सी मैंने बात करनी थी। फ्रांस का जो मोटिवेशन लेटर है ना स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ अभी सेंट्रल पोर्टल के हवाले से, ठीक है। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे तो आप नॉर्मली जो आप जिस तरह से मोटिवेशन लेटर्स लिखते हैं वो कर सकते हैं, बट सेंट्रल पोर्टल पे ना क्योंकि एक लिमिट होती है कैरेक्टर्स की, ठीक है, तो उस लिमिट को मीट करने के लिए सिर्फ आपने 4 चीजों को आंसर करना है, ठीक है। अब उसमें जो पहली चीज आपने आंसर करनी है ना, जो पहले पैराग्राफ में आपने चीज आंसर करनी है सेंट्रल पोर्टल पे, वो है मोटिवेशन फॉर प्रोग्राम। यानी कि आपने अपने पास्ट और प्रेजेंट को रिलेट करना है प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। यानी कि आपने ये शो करना है कि ये जो प्रोग्राम है आपकी जर्नी में ये नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्यों है, मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है
कि अब आपको मास्टर्स की तरफ आना चाहिए। ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसा क्या इंसिडेंट था, ठीक है? ऐसा कौन-सा चैलेंज था जिसने आपको इस प्रोग्राम की तरफ आने में मोटिवेट किया, ठीक है? तो आपके पास उस तरह से एक सॉलिड वो कहते हैं ना जैसे एक स्टोरी टेलिंग होती है, वो स्टोरी टेलिंग आपके मोटिवेशन लेटर में होनी चाहिए कि आपने अपने पास्ट में देखना है सबसे पहले, प्रेज़ेंट में देखना है कौन-सा ऐसा चैलेंज था और किस तरह से ये प्रोग्राम आपको हेल्प आउट कर सकता है उस चैलेंज को सॉल्व करने में, ठीक है? या उसको मज़ीद आगे लेकर जाने में। तो इस तरह से आपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपनी प्रोग्राम के लिए पहले पैराग्राफ में मोटिवेशन को लिखना है, ठीक है? और इसमें जो मेन चीज़ आपने देखनी है कि आपकी जो स्टार्टिंग है ना, वो थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस तरह से स्टार्ट लेते हैं, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। अब ये मेरे ख्याल में ना बहुत ही फ़िज़ूल किस्म की स्टार्टिंग है, ठीक है? क्योंकि देखिए उन्हें भी पता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोग्राम में और आप वही चीज़ दोबारा लिख रहे होते हैं। और फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, माय नेम इज़ दिस, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस विद पोज़ीशन ऑफ दिस। अब मुझे ये बताएँ, ये जो चीज़ें आपने लिखी हैं, क्या ये सीवी में मेंशन नहीं है? क्या ये आपके पोर्टल पे ऑलरेडी उन्होंने आपका नाम नहीं पूछ लिया? तो ये चीज़ मोटिवेशन लेटर में इसका कोई तुक नहीं बनती। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मोटिवेशन लेटर्स में अपनी सीवी को समराइज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो ये काम आपने नहीं करना। एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि मोटिवेशन लेटर आपके सीवी की समरी नहीं है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि सीवी में आपने जो लिखा हुआ है उसको आप थोड़ा वो समराइज़ करके मोटिवेशन लेटर बना दें। इट इज़ नॉट अ समराइज़ेशन ऑफ योर सीवी, ठीक है? इसमें आपकी जेन्युइन जो मोटिवेशन है ना वो रिप्रेज़ेंट होनी चाहिए। अब पहले पैराग्राफ में आपने ये शो करना है कि किस तरह से आपका पास्ट या प्रेज़ेंट इस प्रोग्राम से लिंक हो रहा है या इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव से लिंक हो रहा है, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड फिर आपके पैराग्राफ होना चाहिए व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। अब ये आप किस तरह से बात कर सकते हैं, देखिए उस यूनिवर्सिटी की आप लैब्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपके रिसर्च एरिया में हेल्पफुल हो सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी की आप रिसर्च कोलैबोरेशंस की बात कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह उस यूनिवर्सिटी का कोई और अगर यूनिक पॉइंट है, कोई एंटरप्रेन्योरल जो उसकी सोसाइटीज़ हैं, उनकी आप बात कर सकते हैं। आप उस यूनिवर्सिटी के किसी स्टार्टअप को हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकें, वो आप इस पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। फिर थर्ड पे आपने बात करनी है व्हाई फ्रांस। अब इस क्वेश्चन में ना आपने क्या करना है कि आपने बाकी चीज़ों का तो ज़िक्र करना है, ठीक है? आप बाकी चीज़ों का ज़िक्र कर सकते हैं कि फ्रांस का लाइक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है और एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन है और इस तरह की चीज़ें कुछ आप फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देख सकते हैं इंटरनेट से, वो भी मेंशन कर सकते हैं। बट एट लीस्ट ज़्यादा नहीं तो एक सेंटेंस आपने ऐसा इस पैराग्राफ में लाज़मी लिखना है जिसमें आपने ये हाइलाइट करना है कि फ्रांस आपकी फील्ड में आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी की फील्ड फिजिक्स है, तो उसने ये बताना है कि फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस उसके लिए कैसे हेल्पफुल होगा, ठीक है? अब देखें रिसेंटली आपने सुना होगा कि फ्रांस का एक नोबेल प्राइज़ विनर था फिजिक्स में ना, अभी 2025 की बात है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है फिजिक्स वालों के लिए कि फ्रांस में लाइक इतनी अच्छी रिसर्च हो रही है कि वहां से लाइक रिसेंटली एक नोबेल laureate निकला है। तो आपने एक सेंटेंस एटलीस्ट ज्यादा नहीं भी तो इस पैराग्राफ में लाजमी लिखना है कि किस तरह से आपकी फील्ड में फ्रांस आपको हेल्प आउट कर रहा है करेगा सॉरी। फिर लास्ट पे आपने कंक्लूजन करना है और कंक्लूजन आपने किस तरह से करना है थ्रू योर गोल्स। आपके फ्यूचर में क्या गोल्स हैं इसमें आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बताएंगे और लॉन्ग टर्म गोल्स बताएंगे, ठीक है? शॉर्ट टर्म में आप ये बताएंगे आप क्या करना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म जो होता है ना वो नॉर्मली आपका एक विजन होता है, ठीक है? स्पेशली जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उनके लिए एक विजन होना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपके पास एक विजन नहीं है ना, तो आप खुद सोचें कि अगर एक स्कॉलरशिप कमेटी है या अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर आप पे अपना 1 करोड़ या 2 करोड़ लगा रही है आपके स्कॉलरशिप पर, तो वो किसी ऐसे बंदे पर लगाएगी ना कि जिसके पास एक क्लियर विजन है, जिसके पास एक क्लियर डायरेक्शन है। वो किसी ऐसे पे तो नहीं लगाएगी कि जिसको पता ही नहीं है कि मैं आगे क्या करूँगा। तो ये जो विजन डेवलप करना है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर 4 चीज़ें मेंशन की हैं, अगर इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपके एतुदेन फ्रांस जो सेंट्रल पोर्टल है, उसके लेटर में ये 4 चीज़ें कवर हैं, तो इट मीन्स वो आपका परफेक्ट है, ठीक है? अब मसला जो आता है ना इसमें, वो ये आता है 2500 कैरेक्टर का। अब ये 2500 वर्ड्स नहीं है, 2500 कैरेक्टर हैं।
इनको आपने एंड पे मीट करना होता है, क्योंकि अगर आप इसको एक्सीड करेंगे ना तो वो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे अपना मोटिवेशन लेटर, क्योंकि नॉर्मली वहां पर एक स्पेस बनी होती है, उसमें आपने सिंपली टाइप करना होता है या कॉपी पेस्ट करना होता है। तो इसका जो तरीका होता है ना, बेसिकली पहले आपने करेक्टर लिमिट को नहीं देखना होता, पहले आपने अपना मोटिवेशन लेटर का फर्स्ट ड्राफ्ट जब आप बनाते हैं तो सिंपली आप इन चारों चीजों को जहन में रखते हुए वो बना लेते हैं, और एंड पे फिर आप ये जो वेबसाइट मैंने मेंशन किया है वर्ड काउंटर, सिंपली आप लिखेंगे वर्ड काउंटर तो ये आ जाएगा। इस पे आप अपना लेटर पेस्ट करेंगे तो ये आपको करेक्टर बता देगा। तो उस हिसाब से आपने 2500 कैरेक्टर्स, फिर आपने देखना है कौन से वर्ड में शॉर्ट कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं किस चीज को हटा सकता हूँ, फिर आपने करते करते 2500 कैरेक्टर तक आना है। ठीक है, यानी कि ये भी एक बड़ी टेक्निक है ना, कि आपने इन चारों चीजों को सिर्फ 2500 कैरेक्टर में लिखना है, और जब आप ये लिखने बैठेंगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि 2500 कैरेक्टर बहुत ही थोड़े कैरेक्टर्स होते हैं। तो आपने अपनी पूरी बात भी करनी है, और बिल्कुल थोड़े अल्फाज में आपने समझ लें कि समुंदर में, वो कहते हैं ना समुंदर में कूजे को भरना, तो वो काम आपने करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल मोटिवेशन लेटर का स्ट्रक्चर, बट कीप इन माइंड ये जो स्ट्रक्चर है ये सेंट्रल पोर्टल के लिए है। अगर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा लेंथी मोटिवेशन लेटर पे जा सकते हैं। ठीक है, बट ये जो मैंने 4 क्वेश्चंस बताए ना, ये सिर्फ सेंट्रल पोर्टल के लिए ही एप्लीकेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और लास्ट पे आपने उसी तरह से 2500 करेक्टर पूरे कर लेने, और दैट्स इट, आपका लेटर जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द मोटिवेशन लेटर। अच्छा, उसके बाद आई विल जस्ट टॉक अबाउट वर्कशॉप। हम लोगों ने रिसेंटली कुछ वीक्स पहले वर्कशॉप स्टार्ट की थी। ठीक है, GWG ने। तो उसमें हम लोगों ने मेनली स्टूडेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको फाइनलाइज करवाए थे, फ्रॉम देयर सीवीज टू मोटिवेशन लेटर्स एंड रिकमेंडेशन लेटर्स। उसमें पहले हम लोगों ने अरेंज किए थे सेशंस, लाइव वर्कशॉप्स इन सारे डॉक्यूमेंट्स की, एंड देन हम लोगों ने फिर रिव्यूइंग स्टार्ट की थी और उनके डिफरेंट रिव्यूज चले थे। और अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट, जिन लोगों ने टाइमली काम किया था, वो अब अपने जो है वो सबमिट कर चुके हैं फाइल्स टाइमली। ठीक है, तो जो लोग वर्कशॉप में इंटरेस्टेड होंगे वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारी टीम से। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस वर्कशॉप। इसमें मेनली आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैंने पहले भी बात की ना कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके स्कॉलरशिप सिलेक्शन में या रिजेक्शन में। ठीक है, तो इसमें पहले हमारे वर्कशॉप्स होते हैं एंड देन वी मूव टू द डॉक्यूमेंट्स रिव्यू, एंड उसके साथ साथ हमारे दरमियान में कुछ लाइव सेशंस भी चल रहे होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की जो भी क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूज होती हैं, वो लोग हम लोग जो है वो एड्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आई विल मेंशन अनदर की रिसोर्स स्पेशली फॉर फ्रांस एप्लीकेंट्स। तो आप लोग कैंपस फ्रांस पाकिस्तान पे ऑफिशियल जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, उनको आप लोग लाजमी फॉलो किया करें, क्योंकि वहां पर भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर हो रही होती हैं। बाज़ औक़ात वो थर्सडे लाइव सेशंस भी कर रहे होते हैं, उसमें भी काफी सारी यूजफुल चीजें पता चल जाती हैं। तो ये भी एक काफी यूजफुल रिसोर्स है। ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे वर्कशॉप के हवाले से, उनको आई विल प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट इन चैट बॉक्स। ठीक है, दे कैन कॉन्टैक्ट अवर टीम। सर आपकी तरफ से एंड हो गया, आप क्वेश्चंस ले सकते हैं बच्चों के। जी, आप क्वेश्चन लेना शुरू करें। सर पहला क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें, या 24-23 सेशन वाले भी कर सकते हैं? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, या 23-24 के जो ग्रेजुएट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अभी रिसेंटली?
ओके, अप्लाई कर सकते हैं जब तक डेडलाइन है। तो जो लोग अर्लियर ग्रेजुएट्स हैं उनकी बात कर रही है ना? जी जी। जी जी, जो 2023 के ग्रेजुएट हैं या 2024 के ग्रेजुएट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप जुलाई 2026 से पहले पहले ग्रेजुएट हो रहे हैं या जुलाई तक ग्रेजुएट हो रहे हैं तो यू कैन अप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रीड मोटिवेशनल लेटर, कैंपस फ्रांस पाकिस्तान और यूनिवर्सिटी टीम? अच्छा, इसमें ना बेसिकली समझ लें दोनों, क्योंकि पहले जो है ना आपकी पूरी फाइल एनालाइज करता है कैंपस फ्रांस, उसके बाद कैंपस फ्रांस आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है और उसके बाद आपकी फाइल फॉरवर्ड होती है यूनिवर्सिटीज को। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो दोनों समझ लें करते हैं। और सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू सर्च यूनिवर्सिटी पोर्टल्स? यूनिवर्सिटी पोर्टल का मैंने बताया था कि जब आप वहां पर सेंट्रल पोर्टल पर ही मैंने दिखाया था, वहां पर या तो यूनिवर्सिटी का लिंक होता है ना, यूनिवर्सिटी का नाम भी होता है, और यूनिवर्सिटी का नीचे लिंक भी होता है बाजू का। इन केस यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करने का लिंक नहीं भी है तो आप सिंपली उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे ना गूगल पर, और आप उस पर थोड़ा सा जाएंगे उस प्रोग्राम तक, तो आपको वहां पर कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा ओके। एप्लीकेशन प्रोसीजर के हाँ, हवाले से। और आइल्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं अच्छी? आइल्स की प्रिपरेशन के हवाले से नॉर्मली है कि आप आई थिंक जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हैं। फ्रांस के लिए तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आइल्स जो है वो विदाउट आइल्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप वैसे पूछ रहे हैं आइल्स का तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करते रहें और इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हमें आईफेल स्कॉलरशिप का रिस्क लेना चाहिए, यूनि स्कॉलरशिप्स को ही प्रेफर करना चाहिए? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? पहले कौन सी स्कॉलरशिप का जिक्र किया? आईफेल आईफेल स्कॉलरशिप का रिस्क लेना चाहिए या यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स को ही प्रेफर करना चाहिए? अच्छा, ये चीज़ मैंने शुरू में भी शो की थी। देखें, आप हर अवेलेबल अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें। ठीक है, आप अगर आईफेल में आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी डेडलाइन है, तो आप उस पे भी अप्लाई करें, आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई करें। ठीक है, आप अपने लिए किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़े ना। ठीक है, चाहे आपको अभी लग रहा है ना कि मैं तो इसमें नहीं हो सकता, इसमें देखिए रिस्क वाली क्या बात है, रिस्क वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आप जो भी अवेलेबल स्कॉलरशिप हो उस यूनिवर्सिटी का आप उसमें लाजमी अप्लाई करें। मेडिकल फील्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, मेडिकल फील्ड में डिपेंड करेगा कि आप किस डोमेन की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं फ्रांस में। मैं अगर अभी मेरे जहन में जो नाम आ रहे हैं मैं मेंशन कर देता हूँ। एग्स मार्गजे यूनिवर्सिटी है एक, वहाँ पर आपको कुछ हेल्थ साइंसेज से प्रोग्राम मिल जाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सीते है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले है। तो आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट स्पेसिफिकली किस साइड पे है, तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड। ऑलराइट सर, एक क्वेश्चन है कि आप सीजीपीए का क्राइटेरिया बता दें मेनली फ्रांस की स्कॉलरशिप्स के लिए, राउंड अबाउट कितना होना चाहिए? अच्छा, अच्छा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट 2 से 3 पेजेस आई थिंक इनफ होते हैं मेरे। मैं पर्सनली तो खैर 2 पेज की ही बनाता हूँ, बट 3 पेज तक भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने 7 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है और फ्रांस के सेंट्रल पोर्टल पर एक ही सीवी जो है वो आपने वो करनी है ना अपलोड। तो 3 पेजेस तक आप जा सकते हैं मुझसे। और कोशिश करें यूरोपास सीवी जो है वो आप लोग यूज करें टेम्पलेट यूरोपास का। ठीक है, क्योंकि उस पे चीजें बेहतर एडजस्ट हो जाती हैं। ऑलराइट सर, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं चैट बॉक्स से पढ़ रही हूँ। आई आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड हैव 3 years of experience in production and quality field. In which field I should apply for master's production quality mechanical? Which one would be good option, or would I relate my motivation letter? अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखें हर इंसान को मैं ये समझता हूँ कि अपना बेहतर पता है कि वो लाइक
किस फील्ड में जाना चाहता है ना, अब मतलब मैकेनिकल है या केमिकल है या इलेक्ट्रिकल है, जो भी है, उसकी जाहिर सी बात है डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। तो ये अब आपने खुद से डिसाइड करना है कि आपका जो जेन्युइन इंटरेस्ट है ना, वो किस एरिया में है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप वाकई जिसमें इंटरेस्टेड है ना, उसमें जाएं, क्योंकि अगर आप किसी और फील्ड में आ जाते हैं और आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आगे आप उसमें इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आई वुड से कि आपका जिसमें वो है इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उससे के साथ कोशिश करें किसी तरह अपने एरिया को रिलेट करें, अपनी जॉब को या किसी भी आप प्रोजेक्ट को इवन के रिलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है कि जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर है यूनिवर्सिटी में, वो बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं, बट मैंने ये जिक्र किया था ना कि बैचलर्स पे शायद आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम ज्यादा ना मिले। तो अगर तो आपको अपना डिजायर्ड प्रोग्राम मिल जाता है बैचलर्स में, तो व्हाई नॉट, आप अप्लाई कर सकते हैं। Alright, sir. Next question है. Our first step would be program shortlisting. How we will know that shortlisted programs are under which scholarship, either climate or IFL? अच्छा, इसका मैं दोबारा से बता देता हूँ। क्लाइमेट चेंज के मैंने आपको ना वेबसाइट दिखाई थी, तो उसमें सिर्फ 6 प्रोग्राम्स है ना। तो अगर तो आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड उन 6 में से कोई नजर आ रहा है, तो आप सिंपली उसको जब अपने कार्ट में ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपका क्लाइमेट चेंज के लिए कंसिडर हो जाएगी एप्लीकेशन। फिर आईफल का आपने पूछा, तो आईफल नहीं, फ्रांस में ना नॉर्मली जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, वो आईफल ऑफर करती हैं। बट उसका तरीका वही है कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखना होगा उसका प्रोसीजर क्या है। और अगर वेबसाइट पे नहीं लिखा, तो आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को ईमेल करके ये चीज़ पूछनी होगी कि आईफल का क्या प्रोसेस है। बट ये है कि फ्रांस की तकरीबन हर यूनिवर्सिटी आईफल ऑफर करती है। बट द थिंग इज कि अभी कुछ यूनिवर्सिटीज की डेट गुजर चुकी है और कुछ की में भी गुजरी ना हो, तो ये चीज़ आपको फिर प्रोग्राम शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि उसकी डेडलाइन गुजर चुकी है या नहीं गुजर चुकी। अगर तो गुजर चुकी है, फिर तो कोई फायदा नहीं है। बट अगर नहीं गुजरी, तो आप उसके या तो पोर्टल पर देख सकते हैं या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को ईमेल करके पूछ सकते हैं क्या प्रोसेस है, और आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आईफेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स है ना, वो आप वो उसका भी मैंने यही तरीका बताया कि सिंपली आप लिखें यूनिवर्सिटी का नाम, साथ लिखते हैं मास्टर स्कॉलरशिप्स या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, तो वो आपको उसकी वेबसाइट तक ले जाएगा। और वहां पर आप जाके डिटेल्स देख सकते हैं कि किस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि मैंने बताया ना कि फ्रांस में जो स्कॉलरशिप प्रोसेस है वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो हर स्कॉलरशिप का प्रोसेस वेरी कर सकता है। क्वेश्चन है, आइल्स जरूरी है स्कॉलरशिप्स के लिए? अच्छा, स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी नहीं है आइल्स। अगर तो यूनिवर्सिटीज़, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जो आइल्स को वो कंपलसरी करती हैं, मोस्टली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे दे देती हैं। तो ज़रूरी नहीं है आइल्स स्कॉलरशिप के लिए। मतलब ये जैसे अब क्लाइमेट चेंज का जो मेरे वाला प्रोग्राम है, मैंने तो खैर आइल्स दिया था, बट जो मेरा फेलो स्कॉलरशिप होल्डर है जो इसी प्रोग्राम में है, उसके पास आइल्स नहीं था और वो स्कॉलरशिप पे है। तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी आपको विदाउट आइल्स एक्सेप्ट कर रही है, तो वो आपका स्कॉलरशिप भी कंसिडर हो जाएगा। इट डजंट मैटर। सर एक क्वेश्चन है, कैन डॉक्टर्स अप्लाई लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज डॉक्टर्स के लिए अगर हो तो? डॉक्टर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज? कोई भी यूनिवर्सिटीज जिसमें डॉक्टर्स अप्लाई कर सकते हो? आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि मैंने जैसे पहले भी बताया ना कि हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड कुछ यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम ऑफर होते हैं। तो अगर आप किसी तरह से उन प्रोग्राम्स को रिलेट कर पाए ना, तो यू कैन अप्लाई। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप एंड व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ मेल? अच्छा, उसमें मैंने ये बताया ना कि आपने अगर तो आईफेल का पूछना है, तो मेल में आप यही पूछेंगे कि मैं आईफेल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। बट ये है कि बिफोर ईमेलिंग प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यू शुड एक्सप्लोर फर्स्ट। ठीक है, आपने पहले खुद से एक्सप्लोर करना है कि हो सकता है वो चीज़ जो आप पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी वेबसाइट पे मेंशन हो। तो पहले आपने खुद से एक्सप्लोर करना है, स्कॉलरशिप्स को भी या आईफेल है तो उसको भी। अगर आपको नहीं मिलता, देन आपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से ईमेल पे यही पूछना है कि मैं आपके प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ,
और मुझे लाइक अवेलेबल स्कॉलरशिप्स के बारे में बता दें तो दे विल रिप्लाई. Okay. Uh, how much fee is required to submit while applying on EEF portal? फीस 30,000 फॉर वन टाइम फीस है जिसके थ्रू आप मैक्सिमम 7 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं. Thank you, sir. Okay. CGPA की requirement. एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो क्लाइमेट चेंज वाले प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आप रिक्वायरमेंट देख सकते हैं. उनकी वेबसाइट से आई थिंक 3 है, बट एज सच यूनिवर्सिटीज की कोई वो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है. All right, I think question answer session has been ended. Before closing, I would like to extend my deepest gratitude to our speaker for sharing his wealth of knowledge and valuable insights with us today. We are truly grateful for the guidance that you have provided. Thank you so very much for taking out time for us out of your busy schedule. With heartfelt gratitude, we draw the curtains on today's enlightening session. We eagerly anticipate the pleasure of your company in future. Until we meet again, may you remain safe and well. Allah Hafiz. Thank you so much. I am also thankful to the Scholarship Bridge Society and Pyas Entrepreneurial Society for inviting me for this session.